हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है कोफानाइट टोपोलॉजी, जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ 3 से। क्लियर बेटा। अब जैसे कि हम अब तक करते आए हैं कि x मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। फिर इसके हम एक सबसेट लेते हैं, सबसेट में से फिर कलेक्शन उठाते हैं टाउ। अगर ये टाउ 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो वो टोपोलॉजी बन जाता है। क्लियर। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यहाँ पे कलेक्शन उठाया गया है और वो जो पर्टिकुलर कलेक्शन उठाया वो इस x के लिए टोपोलॉजी बना और उसी टोपोलॉजी को हम बोल देते हैं कोफानाइट टोपोलॉजी। क्लियर बेटा। जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो फैमिली में हर एक मेंबर का अलग अलग नाम होता है और उन्हीं के नाम से उनको जाना जाता है। सिमिलरली जो टोपोलॉजी की हमारे पास फैमिली है तो उसमें हम कलेक्शन ही ले रहे हैं, तो कलेक्शन एक पर्टिकुलर कलेक्शन, ये कलेक्शन उठाया तो इसका और ये टोपोलॉजी बना तो इसका ये नाम है, ये कलेक्शन उठाया और ये टोपोलॉजी बना, इसका ये नाम है। तो इस तरीके से अलग अलग कलेक्शन के बेस पे इनका नाम अलग अलग कर दिया गया और टोपोलॉजी की फैमिली को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमने जो x मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ पे इसके सबसेट का ऐसा कौन सा कलेक्शन हमने चूज किया है जो x के लिए टोपोलॉजी बना और फिर इस टोपोलॉजी को हमने बोला कोफानाइट टोपोलॉजी। अब बेटा इसी के नाम से कोफानाइट टोपोलॉजी, इसी के नाम से इसको हम बता सकते हैं कि इसके अंदर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें किस तरीके का कलेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे है। सबसे पहले वही चीज, x मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कलेक्शन हम ले रहे हैं, जो इसको डिनोट कर रहे हैं कोफानाइट टोपोलॉजी को, वो टाउ 3 से। तो यहाँ पे हमने जो कलेक्शन उठा रहे हैं वो किस में उठा रहे हैं, टाउ 3 में। अब टाउ 3 क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक तो एम्प्टी को फाई एंड ऑल दो सबसेट ऑफ x की वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, फाइनाइट है। अब देखो मैंने वही चीज बोली थी कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने किस तरीके का कलेक्शन लिया, कोफानाइट मतलब जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, को मतलब कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट मतलब कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। क्लियर। तो हमारे पास टाउ 3 में जो कलेक्शन आ रहा है, एक तो एम्प्टी का और x की उन सबसेट का जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। ये डेफिनेशन नंबर है फर्स्ट। क्लियर। देन इसकी सेकंड डेफिनेशन, इसको सेकंड तरीके से हम किस तरीके से बोल सकते हैं, टाउ 3 में किस तरीके का कलेक्शन, x की वो सबसेट आइदर ए एम्प्टी और उसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। दोनों में बातें सेम बोली गई हैं। कैसे कि x का मैं वो सबसेट लूंगी या तो वो मेरे पास एम्प्टी हो, आइदर मतलब या तो ये होगा या ये होगा। अगर एम्प्टी है तो वो उसके अंदर है टाउ 3 के, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, वही चीज वहां पे बोली गई है कि एम्प्टी है और जो एम्प्टी नहीं है उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, दो तरीके की डेफिनेशन है पर बात सेम है। क्लियर बेटा, समझ आया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से भी बता सकती हूँ कैसे। मेरे पास ये एग्जांपल है दिस, अगर मैं इसके सबसेट का कलेक्शन लूँ, सबसेट लूँ, ये आएंगे मेरे पास बेटा इसके सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है और उसका सबसेट है, तो हम टाउ 3 में उन सबसेट का कलेक्शन लेंगे, एक तो वो एम्प्टी को कंसिस्ट करे, ठीक है, एम्प्टी हो गया। अब ये एम्प्टी वाला पोर्शन तो गया, फिर उन सब जो रिमेनिंग सबसेट बचे हैं उन सबसेट को लेंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट। तो वो इन्हीं में से तो आएंगे। क्लियर बेटा। ठीक है, वो इन्हीं में से आएंगे। तो पहली डेफिनेशन तो ये है कि अगर मैं एम्प्टी लिया फिर जो जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि x के वो सबसेट, तो x के ये सारे सबसेट है आइदर एम्प्टी और कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। अब देखो जैसे ही मैं x के सबसेट पे पहुंची तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो वो वाली कंडीशन नहीं, एम्प्टी आ गया तो यहाँ पे एम्प्टी आ गया। क्लियर। देन अब ये देखो जो रिमेनिंग मेरे पास सबसेट बचे, क्या ये एम्प्टी हो सकते हैं,
नहीं, ठीक है। एम्प्टी थोड़ी ना हो सकते हैं। सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन जो यहाँ पे सॉरी एक्स है, क्या ये एम्प्टी हो सकते? नहीं। तो एम्प्टी वाला तो आ गया, एक्स की वो सबसेट आइदर एम्प्टी और कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। तो एम्प्टी जैसे मैं गई तो एम्प्टी तो आ गया, पर जो रिमेनिंग बचे उनका क्या आएगा? वो आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनाइट है। तो इनमें से जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होंगे वही तो आएंगे। तो दोनों डेफिनेशन से जब हम टाउ 3 का कलेक्शन बनाते हैं तो सेम बनता है। क्लियर बेटा? आगे समझ। यहाँ पे एम्प्टी और वे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट वो आएंगे। सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्स के वे सबसेट या तो वो जीरो मतलब सॉरी एम्प्टी हो या उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। जैसे ही मैं एक्स के सबसेट पे गई तो पहले मेरे को एम्प्टी दिख गया तो वो एम्प्टी हो गया। क्लियर? फिर जो रिमेनिंग बचे, अब ये एम्प्टी तो नहीं बन सकते तो ये वाला केस नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला केस होगा। तो उनके वे सारे सबसेट आएंगे अब यहाँ से जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो दोनों केस में जो कलेक्शन बनेगा वो सेम बनेगा। क्लियर बेटा? यहाँ से जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिया टाउ 3, इसने क्या किया? वो एक्स के लिए बन गया टोपोलॉजी। और जैसे ही ये एक्स के लिए टोपोलॉजी बना तो इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं को-फाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो तो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, नाम से ही इसकी डेफिनेशन बन गई। देन उसके बाद क्या होता है हमारे पास? दिस, ये पेयर होता है। तो इस पेयर को मैं कहती हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस। बट यहाँ पे मेरे पास अगर मैं टाउ 3 लिख दूं तो यहाँ पे ये मेरे पास टाउ 3 क्या होगी? को-फाइनाइट टोपोलॉजी। तो इस पेयर को क्या बोलेंगे हम? को-फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर बेटा? तो यहाँ तो ये डेफिनेशन थी। अब हमें इसके प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि जो ये कलेक्शन लिया है क्या ये एक्स के लिए टोपोलॉजी है कि नहीं है, यही प्रूफ करना है। ठीक है? तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जो चीज़ें हमें पता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ से टाउ 3 हमने इस तरीके से कलेक्शन लिया कि आइदर एम्प्टी और कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। हमारा मेन टारगेट है टाउ 3 को टोपोलॉजी बनाना है। तो टाउ 3 को जो कलेक्शन हमारे पास है उसको टोपोलॉजी बनाने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है बेटा? क्या प्रॉपर्टी होती है? एम्प्टी और एक्स वो पूरा का पूरा जिसके ऊपर हम बना रहे हैं वो बिलोंग करना चाहिए टाउ से। अब टाउ की जगह यहाँ पे क्या है? टाउ 3। तो इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या दिखाना है कंडीशन फर्स्ट में कि एम्प्टी और एक्स बिलोंग करना चाहिए टाउ 3 से। अब देखो A इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ले लूँ एम्प्टी, तो एक एम्प्टी तो हमारे पास इस डेफिनेशन से देखोगे टाउ 3 में है, और इस डेफिनेशन से भी या तो ये है या ये है। अब मैं A को एम्प्टी ले रही हूँ तो वो तो है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी किससे बिलोंग कर गया मेरे पास? टाउ 3 से। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो हमारे पास गिवन थी, ऑलरेडी प्रूफ होगी। नाउ अब मैं बात आती है एक्स की। अब ये बताओ बेटा, एक्स क्या मेरे पास एम्प्टी हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही लेके चल रही हूँ कि एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट। तो ये एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे, क्या एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है? अगर फाइनाइट है तो वो कहाँ चला जाएगा? टाउ 3 में। तो मैंने यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट चेक किया। ठीक है बेटा, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं ए डैश से। इसका मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह लिख रही हूँ एक्स, तो वो क्या होगा? यहाँ पे एक्स तो एक्स एज इट इज है और ए की जगह आ जाएगा एक्स। इसमें से ये जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? एम्प्टी, कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुझे पता है एम्प्टी क्या होता है? फाइनाइट, फाइनाइट सेट होता है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हुआ, और एम्प्टी अगर फाइनाइट है, ये किसके इक्वल है? इसके। तो इसका मतलब क्या है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? फाइनाइट। एक्स मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है
एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया मेरे पास फाइनाइट, तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हुआ वो कहाँ चला जाएगा टाउ 3 में, क्योंकि टाउ 3 में वही मेंबर जा रहे हैं या तो वो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो फाइनाइट हो, तो ये कहाँ चलेगा टाउ 3 में। यहाँ से टाउ 3 में एम्प्टी बिलोंग कर रहा है, यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का मतलब एम्प्टी और एक्स बिलोंग कर गया टाउ 3 से। ये मेरे पास कंडीशन थी फर्स्ट, यहाँ पे प्रूफ हुई। अब हम करते हैं इसकी कंडीशन सेकेंड की। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड या कंडीशन सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा कंडीशन सेकेंड। अब जब हम टोपोलॉजी प्रूफ करते थे और कंडीशन सेकेंड की बात करते थे तो हम उसमें क्या करते थे T2 में कि हमने जो भी हमारे पास कलेक्शन है उसके कुछ मेंबर्स उठाए, ठीक है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया, उसके मेंबर्स का क्या किया आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया, और जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया है अगर मैं उनकी यूनियन भी उससे बिलोंग करा दूं तो मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर जो कंडीशन नंबर सेकेंड है वो प्रूफ हो जाएगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर। अब देखो किसके मेंबर उठाने हैं, यहाँ पे कलेक्शन क्या है टाउ 3, तो टाउ 3 के मेंबर्स का मैंने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया। ये मेरा मेन टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा कि इन आर्बिट्रेरी जो कलेक्शन मैंने लिया है सेट का, इनकी यूनियन भी क्या बिलोंग कर जाए टाउ 3 में। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा दो केस होंगे। अगर केस नंबर फर्स्ट में अगर मेरे पास ये पूरी की पूरी यूनियन क्या हो एम्प्टी हो, तो एम्प्टी तो टाउ 3 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ये एम्प्टी इसके इक्वल है और एम्प्टी टाउ 3 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास हम लेके चल रहे हैं केस, अगर ये यूनियन मेरे पास नॉन एम्प्टी हो, मीन्स जो यूनियन है वो नॉन एम्प्टी हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि देयर फॉर जी लैम्डा नॉन एम्प्टी फॉर एटलीस्ट 1 लैम्डा। ये क्या है देखो, अगर मेरे पास एक ये हो गया यूनियन, दिस यूनियन एम्प्टी, सभी के सभी मैं एम्प्टी ले लेती हूँ, सिर्फ एक क्या एटलीस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी ले लेती हूँ। तो जब मैंने इसकी यूनियन की तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इन सब की यूनियन करने के बाद ये आ गया। तो मीन्स मेरे पास जो यूनियन है G1, G2, G3, G4, G सबकी जो यूनियन है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर बाय चांस सभी के सभी मेरे पास क्या हुए एम्प्टी हुए, सिर्फ उसमें से एक भी मेरे पास नॉन एम्प्टी हुई, तो मेरे नॉन एम्प्टी हुआ तो मेरे पास उनकी यूनियन नॉन एम्प्टी आ जाएगी। क्लियर। अगर सभी के सभी एम्प्टी हुए तब तो एम्प्टी आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यूनियन नॉन एम्प्टी है तो उसमें कम से कम एक ऐसा मतलब एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा लैम्डा होगा जिसके लिए जी लैम्डा क्या होगा मेरे पास नॉन जीरो, क्योंकि ये सभी एम्प्टी है, नॉन जीरो नहीं बेटा सॉरी एम्प्टी है, ये सभी के सभी मेरे पास क्या है एम्प्टी है, तो एटलीस्ट 1 जी लैम्डा ऐसा होगा जो कि क्या हो नॉन एम्प्टी। जैसे यहाँ पे ये है, ये जैसे नॉन एम्प्टी हुआ तो मेरे पास यूनियन क्या होगी नॉन एम्प्टी। क्लियर। तो वही चीज लिखा हुआ है बेटा, अगर यूनियन नॉन एम्प्टी आ रही है मेरे पास, ये यूनियन है इसकी पूरी नॉन एम्प्टी आ रही है, तो अगर मैं ऊपर जाऊं तो कम से कम मुझे एक ऐसा जी लैम्डा मिलेगा जिसमें वो मेरे पास क्या होगा नॉन एम्प्टी। क्लियर बेटा इस एग्जांपल से। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके। अब देखो जी लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है टाउ 3 से, और जी लैम्डा मेरे पास क्या है नॉन एम्प्टी। तो टाउ 3 में जो हमारे पास मेंबर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, एम्प्टी हो या एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो फाइनाइट है। तो ये मेरे पास एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी है और ये टाउ 3 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाइनाइट होगा। ये कंडीशन जो यहाँ पे सेकेंड है ना वो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया फाइनाइट। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। एंड जी लैम्डा कंटेन दिस यूनियन, जी लैम्डा जितने भी हैं हमारे पास उनकी यूनियन में कंटेन हो रहा। अब देखो बेटा जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे दिस, ओके। अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो मेरे पास सबसेट आएंगे ये, क्लियर। और मैं यहाँ पे ये दो मैंने उठा लिए,
ये G1 ले लिया मैंने, ये G2, क्योंकि यहाँ पे जो ये G लैम्डा है ये यूनियन है, तो इसमें G1, G2, G3, G4, G5 बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने G1 और G2 ले लिया, ये दिस, और इन दोनों की मैंने यूनियन कर दी। तो यूनियन होने के बाद मेरे पास क्या आया, ए बी। अब देखो बेटा, यूनियन होने के बाद मेरे पास ए बी आया। अब G1 मेरे पास क्या है, ए, क्या ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, यस। अगर मैं यहाँ पे B लूं, क्या B इसके अंदर कंटेन हो रहा है, यस हो रहा है, B है ना, ए बी है। तो अब देखो, ये है मेरे पास यूनियन और ये है मेरे पास G लैम्डा। तो यही चीज़ मैं यहाँ से बताना चाह रही थी कि अगर मैं G1, G2 दो उठाए, उनकी यूनियन करी, तो G1 बिलोंग करेगा इस यूनियन में, G2 बिलोंग करेगा इस यूनियन में। सिमिलरली G लैम्डा लिए, तो G लैम्डा जितनी भी इनकी यूनियन है तो ये इसके अंदर कंटेन करेगा। कैसे, दूसरी इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो। देन अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास G1, G2, G3, G4, G5, G6 सभी के सभी हैं और इनकी मैंने यूनियन ले ली, तो इन सबको मिला के एक बना, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि G1 उस यूनियन में है, क्योंकि यूनियन के अंदर तो सब आए हैं ना, तो G1 उसके अंदर है, कंटेन हो रहा, G2 भी उसके अंदर कंटेन हो रहा, G3 भी उसके अंदर कंटेन हो रहा, G5 भी कंटेन हो रहा। तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है, G लैम्डा कंटेन हो रहा है इसमें, क्योंकि यूनियन में सभी से आ जाता है, यूनियन जो बनती है वो सबसे मिलके बनती है, तो वो उनके अंदर है, तो ये इसके कंटेन करा। क्लियर बेटा, यहाँ तक ये भी समझ सकते हो आप। नाउ ये ऊपर से रफ कर देती हूँ नीचे की बात समझाने के लिए बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि क्या है। अब ये इसके बाद मैंने लिखा है ये चीज़, कैसे, G लैम्डा इसके अंदर कंटेन हो रहा है, बट जैसे ही मैंने इनका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ये है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ये है G लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ही मैंने इनका कॉम्प्लीमेंट लिया तो अब तक तो ये यूनियन में कंटेन हो रहा था, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लिया तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट G लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन हो गया। अब ये कैसे हुआ, इसको समझाऊंगी बेटा मैं डायग्राम से। देखो किस तरीके से, ये मेरे पास, मैं दो बॉक्स ले लेती हूँ, जैसे हम समझते हैं वेन डायग्राम से, ये आ गया, ठीक है, सेम ही है बेटा, साइज का वो मत ध्यान रखना समझाने के लिए। ये मेरे पास क्या है, x, यहाँ पे भी x। तो अब जैसे यहाँ पे G लैम्डा, तो मैं G1 और G2 के लिए करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो ले लिए, G1 और G2। क्लियर बेटा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे ले लिए G1 और G2, दोनों सेम डायग्राम है, सिर्फ इन दोनों को बताऊंगी कि ये जब यहाँ पे ये इसकी यूनियन में मतलब कंटेन हो रहा था, बट जैसे ही मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये अपोजिट कैसे होगी कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट G लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन हो गया। कैसे हुआ, अब देखो बेटा, जब भी हम, अब यहाँ पे जो यूनियन वाला है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं G1 यूनियन G2 की, और यहाँ पे आप G1 ले लो या G2, दोनों में से कोई भी एक ले लो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ G1। क्लियर। अब मैंने क्या बात करनी है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे G1 के कॉम्प्लीमेंट की और यहाँ पे बात करेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट की। क्लियर। अब देखो बेटा, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं उसको छोड़ के जितना भी रीजन बचता है उसको ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट, यूनियन क्या होगा मेरे पास, दिस और दिस, ये पूरा का पूरा जो अंदर है गोल गोल जो है, ये पूरा का पूरा मेरे पास यूनियन है। क्लियर। तो मैं यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, तो इस पोर्शन को छोड़ के जो मेरे पास रिमेनिंग बचा है वो एरिया, तो मैं उसको स्केच के हेल्प से मार्क कर देती हूँ। यहाँ से मैंने मार्क कर दिया पूरा, सिर्फ उसको छोड़ना है यूनियन वाले को। ये वाला पोर्शन मेरे पास बच गया अंदर वाला। क्लियर। यहाँ से एक मिनट,
ओके, तो मेरे पास बेटा ये वाला पोर्शन ये आ गया। तो ये वाला जो मेरे पास पोर्शन आया, ये क्या है मेरे पास, G1 यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको छोड़ के सारा रीजन। अब यहाँ पे हम किसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, G1 का, तो G1 को छोड़ के सारा रीजन। अब G1 मेरे पास ये वाला पोर्शन है ना, तो इसको छोड़ के सारा रीजन। तो पहले हम ये कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास में सिर्फ G1 का ले रही हूँ, तो G1 को छोड़ूंगी और सभी रीजन आ जाएगा, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये मैं मार्क कर रही हूँ। अब देखो मैंने दोनों रीजन बना दिए। ये G1 यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट जब हमने निकाला तो इसको छोड़ के सारा रीजन, और यहाँ पे G1 को हमने लिया, तो जो G1 वाला पोर्शन मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास पूरा का पूरा G1 है, तो इसको छोड़ के, ठीक है, ये G1 आ रहा ना, इसके अंदर नहीं लाना, इसके बाहर जितना भी है। अब ये बताओ बेटा, आपको देखकर ही पता चल रहा है इनमें जो मैंने मार्क किया है, जो रीजन यहाँ पे इसके मार्क किए हैं, इसमें से बड़ा कौन सा रीजन है। देखो ये वाला रीजन है मेरे पास, ये पूरा का पूरा, ये रीजन इसमें भी है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा, बट इस वाले रीजन में एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास बेटा, इस रीजन में मेरे पास एक्स्ट्रा है ये वाला पोर्शन। क्लियर, समझ आया बेटा, ये तो इसमें है ही है, बट जब G1 का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला तो यहाँ पे G2 वाला भी हमारे पास इसके अंदर आ गया। ये सिर्फ G1 वाला पोर्शन बचा, यहाँ पे ये दोनों बच रहे थे, तो मेरे पास ये रीजन आया, और यहाँ पे ये था सिर्फ, तो ये पूरा का पूरा रीजन आया। तो ये वाला रीजन इसके अंदर है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला पोर्शन भी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो हमेशा हमें पता है कि छोटी चीज़ बड़े में सेट होती है, बड़ी कोई छोटे में नहीं आएगी, ठीक है। तो छोटी चीज़ बड़े के अंदर जा रही है, पर ये इसके अंदर थोड़ी ना आ सकता है। क्लियर, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन कर रहा है किसी एक के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 के लिए बताया और यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो G लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, कंटेन। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको अच्छे से बताया। क्लियर बेटा, ये रीजन इतना है, और इस रीजन में ये वाला पोर्शन तो पूरा है ही है, साथ में ये वाला रीजन एक्स्ट्रा है, तो ये रीजन ज़्यादा हुआ इससे, तो ये इसके अंदर कंटेन हो गया। क्लियर, तो मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कंटेन होगा G लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर, देन दूसरी चीज़ हम समझ सकते हैं, जब हम बात करते हैं यूनियन, हमारे पास बड़ा रीजन होता है, ठीक है, तो बड़ा रीजन है, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो बड़ा में से बड़ा को जब हम माइनस करें वो छोटा बन जाएगा, और जब छोटे को करेंगे वो बड़ा बन जाएगा, तो छोटी चीज़ बड़े के अंदर जाएगी। ये मेरे पास बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेते ही बड़ी चीज़ छोटी बन गई और छोटी चीज़ क्या बन गई, बड़ी। इस तरीके से याद रखना, डायग्राम से माइंड में अगर सेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये चीज़ याद रख लेना बेटा कि जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बड़ी चीज़ छोटी बन जाती है और छोटी चीज़ बड़ी बन जाती है। क्लियर, नाउ अब ये यहाँ तक हमें समझ आ गया, ठीक है। बट मेरे पास ये क्या है, x माइनस G लैम्डा इज फाइनाइट, ये मेरे पास फाइनाइट है, और हमें पता है द
सबसेट, द सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, जो मेरे पास कोई भी फाइनाइट सेट होता है उसका जो सबसेट होता है इज आल्सो फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास फाइनाइट है और मुझे पता है कि कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसका जो सबसेट होता है वो भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो ये फाइनाइट है, इसका सबसेट क्या हुआ ये, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनाइट। तो इम्प्लाइज दैट दिस इज फाइनाइट। क्लियर बेटा? क्या था कि मेरे पास ये फाइनाइट है और हमें पता है फाइनाइट सेट का सबसेट भी क्या होता है, फाइनाइट। तो इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया और ये फाइनाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बस ये बेटा इस कंडीशन का लास्ट चल रहा है। मैं यहाँ पे क्या लेके चली थी कि ये जो यूनियन है ये नॉन एम्प्टी है और मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इस नॉन एम्प्टी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, फाइनाइट। अब टाउ 3 में जाने के लिए हमारे पास या तो वो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो ये एम्प्टी नहीं है मतलब नॉन एम्प्टी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया। और जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हुआ तो ये यूनियन कहाँ चली जाएगी बेटा, टाउ 3 में, और यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ आई? टाउ 3 में जाने के लिए जो ये नॉन एम्प्टी है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो मैंने दिखा दिया कि ये नॉन एम्प्टी के साथ साथ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हुआ ये कहाँ चला गया, टाउ 3 में, क्योंकि टाउ 3 में सभी के सभी कलेक्शन कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट वाले आ रहे हैं। क्लियर? और यही हमने प्रूफ करना था कि अगर मैं कोई आर्बिट्ररी कलेक्शन लेके चल रही हूँ टाउ 3 के मेंबर्स का तो उसकी यूनियन भी बिलोंग करनी चाहिए टाउ 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन सेकंड प्रूफ होगी। अब हम करते हैं कंडीशन थर्ड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जो हमारे पास कंडीशन थर्ड है वो देखते हैं क्या है। कंडीशन थर्ड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन होगा उसके 2 मेंबर उठाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या होनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए उस कलेक्शन से। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेन टारगेट क्या है कि G1 और G2 दोनों की इंटरसेक्शन, ठीक है, वो बिलोंग करनी चाहिए टाउ 3 से। अब इसमें 2 केस आएंगे। केस नंबर फर्स्ट, अगर दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हुई तब, अगर दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुई तब। ठीक है, अगर दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हुई, एम्प्टी है तो टाउ 3 में जो हमारे पास है तो एम्प्टी तो वहां पे है, तो एम्प्टी बिलोंग करेगा टाउ 3 से, तो मीन्स इसका जो इंटरसेक्शन है ये बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे बेटा हमारे पास टाउ 3 से। क्लियर बेटा? यहाँ से ये बिलोंग कर जाएगा टाउ 3 से। अब बेटा इस केस में तो ये बिलोंग कर गया टाउ 3 से, पर हम देखेंगे केस इसमें कि जब दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन एम्प्टी। तो हमने इसके बाद लिखा ये कि अगर दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब ये भी नॉन एम्प्टी होगा, ये भी नॉन एम्प्टी होगा। क्यों? अगर बाय चांस इनमें से मैं एक भी मान लेती हूँ एम्प्टी तो उसकी दूसरे वाले के साथ इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आएगी, और हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नॉन एम्प्टी होगा, ये भी नॉन एम्प्टी होगा, तभी पॉसिबल है कि दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो मेरे पास, नॉन एम्प्टी। क्लियर बेटा? ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे G1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 मिनट बेटा, G1 मेरे पास किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ 3 से, और G1 यहाँ से क्या गया, नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो हमारे पास टाउ 3 में एम्प्टी है, अगर जो एम्प्टी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। तो ये एम्प्टी नहीं है और टाउ 3 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। क्लियर बेटा? सिमिलरली G2 भी बिलोंग कर रहा है टाउ 3 से और ये क्या है, नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है। क्या होता है कि अगर दोनों की इंटरसेक्शन का मैं कॉम्प्लीमेंट लूं, अब देखो यहाँ पे जैसे हम बोल रहे थे ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए की जगह यहाँ पे क्या है,
इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लेती हूँ तो वो इक्वल होता है अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के। मीन्स इसका अलग कॉम्प्लीमेंट किया, इसका अलग कॉम्प्लीमेंट, दोनों की यूनियन के। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है। ये यूनियन में भी होता है, अगर यहाँ पे यूनियन होता है तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास इंटरसेक्शन। क्लियर बेटा? तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन की नीड है, यूनियन वाले की नहीं है, तो वो चीज़ हमने यूज नहीं की। हमें यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि दोनों की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के। अब देखो यहाँ पे बेटा वो चीज़ हमारे पास आ गया, द यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट इज आल्सो फाइनाइट। अब मेरे पास ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, दोनों के दोनों मेरे पास फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट, और हमें पता है दोनों दो फाइनाइट सेट की यूनियन भी क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनाइट। अब ये फाइनाइट है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट। अब जैसे ही ये फाइनाइट हुआ तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, टाउ 3 से। कैसे? हमारे पास टाउ 3 में या तो एम्प्टी हो या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। अब ये मेरे पास क्या है, एम्प्टी तो है नहीं, मीन्स नॉन एम्प्टी है। तो अगर इसको मुझे टाउ 3 में पहुंचाना है तो मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या बना दूंगी, फाइनाइट। तो यहाँ पे ये नॉन एम्प्टी है और मैंने दिखा दिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। और जब हमारे पास किसी भी उसका सेट, वो एक्स के वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाए, वो कहाँ चला जाता है, टाउ 3 में। तो इसको बेटा ध्यान से समझना कि यहाँ पे हम नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हैं और मैंने दिखा दिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, फाइनाइट। जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हुआ ये किससे बिलोंग कर गया, टाउ 3 से। क्लियर बेटा? और यही हमारे पास मेन टारगेट था कि अगर ये दो सेट लेके चल रही हूँ मैं तो इनकी इंटरसेक्शन बिलोंग करनी चाहिए टाउ 3 से। तो ये केस हो गया इसमें। अगर नॉन एम्प्टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते ही ये बिलोंग कर जाए टाउ 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है या कंडीशन थर्ड है वो प्रूफ हो गई, और इसने हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन प्रूफ करी। तो यहाँ से जो टाउ 3 हमने कलेक्शन लिया है ये मेरे पास क्या बन गया, टोपोलॉजी 4x। और इसी टोपोलॉजी को, इसी पर्टिकुलर कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। और इस पेयर को क्या बोलेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर बेटा? आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।